प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव। प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4। देखिए यहाँ लिखना ज़रूरी है, विषय लिखिए, क्लास लिखिए 10वीं, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। हाँ, डेट लिखना न भूलें क्योंकि 12 जुलाई 2021 की ये वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, जेडी सॉल्यूशन आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी विषयों का उत्तर विकल्प मिल सके। आज पुनः अपठित गद्यांश लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश के समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। प्यारे बच्चों, एक बात बताते चलें कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था वह उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता, क्रिश्चियन मिशन का प्रचार प्रसार बढ़ावा देते भी थे, साथ ही साथ वो व्यापार करने आए थे। तो वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसा शिक्षा प्रणाली बनाया जाए जिससे हम यहाँ के लोगों को कुछ अंग्रेजी शिक्षा और धर्म के बारे में बताएं ताकि उनको उनकी कंपनी के लिए मजदूर मिल सके। तो ये उस समय लक्ष्य था कंपनी का कि किसी तरह से बताया जाए ताकि उनकी मजदूर यहाँ काम कर सके। तो समग्र शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता था और न ज़्यादा उद्देश्य इस पर उन्होंने दिखाया। केवल उद्देश्य इतना ही था कि लोगों को इतना शिक्षित किया जाए कि लोग उनकी कंपनी में काम कर सके। तो शिक्षा क्रांति का विषय रहा। तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बता रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जैसे राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का संचालन आदि बैठकें के आयोग रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती शिक्षा में लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने अपठित गद्यांश पढ़ा। इसमें कुल मिलाकर के जो बातें हैं, प्रश्न है, आइए प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तर समझ में आ जाएगा। धार्मिक शब्द के से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो प्रत्यय, धार्मिक शब्द लिखिए, प्रत्यय अलग करेंगे तो धर्म जमा इक, धार्मिक में इक प्रत्यय लगा है तो धर्म जमा इक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखा है। विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम बनाइए। तो पहले विशिष्ट का लिखिए। विशिष्ट का क्या होगा? विशिष्ट मतलब उल्टा विलोम सामान्य। सामान्य नहीं लिखना चाहते हैं तो साधारण, साधारण भी नहीं लिखना चाहते हैं तो अविशिष्ट। तीनों में से कोई एक लिख दीजिए, सामान्य, साधारण, अविशिष्ट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो आपको उत्तर यहाँ देखिए, यहाँ है ही है, तो आप उत्तर लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे उत्तर? 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, 1976 में। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1813 का हमने बताया था कि क्या उद्देश्य था
कि भारत में भारत में पश्चिम के संस्कृति और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाना, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मजदूर मिल सकें और ईस्ट इंडिया का व्यापार बढ़े। केवल इतना ही उद्देश्य था बच्चों। जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 5, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था से कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? कोई ऐसा सुझाव आप दीजिए जिससे शिक्षा निदेशालय को, हालांकि बहुत सारी बातें शिक्षा निदेशालय ने पूरी किया है, शिक्षा विभाग ने पूरी किया है, फिर भी आप अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं कि कौन से 2 सुझाव। तो मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो भी शायद लागू है, आप भी देखिए, महसूस कीजिए, चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तर लिखिए। पूरे देश में सभी विषयों का पाठ्यक्रम एक जैसा हो। पहला सुझाव, पूरे देश में सभी विषयों का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एक जैसा हो। दूसरा, शिक्षा पद्धति अंधविश्वास से दूर हो, वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, व्यावसायिक हो तथा क्षेत्रीय भाषा में भी हो। तो आप ये 2 सुझाव लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको 5वां प्रश्न का भी उत्तर समझा दिया, जिसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है, और हमने पूरा प्रश्न और अपठित गद्यांश का उत्तर समझा दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, कोविड-19 की दूसरी लहर हम देख चुके हैं, अभी दूसरी लहर भी ख़त्म नहीं हुई है, तीसरी लहर की शंकाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, और न जाने कौन कौन से परंपराओं का निर्वहन करके कोविड-19 को न्योता दे रहे हैं। इससे बचने के लिए 2 गज की दूरी बना के रखें, चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। इसी संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय बीजन क्लेम इस उम्मीद से विदा लेता हूं कि आप पूरा वर्कशीट करके क्लास में भेजेंगे तथा जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी विषयों का हल उत्तर समाधान मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।